बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हमने बेसिक केमिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका जो 9th का पोर्शन है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और उसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं। आज बेटा हमने 10th क्लास को स्टार्ट करना है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल जो कि MK प्रिपरेशंस के नाम से है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। 10th के बाद बेटा हमारा जो प्लान है वो FSC की सीरीज, NMD कैट की सीरीज स्टार्ट करने का है। तो अगर आप वो तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और कनेक्ट रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें और आप हमारे यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें। तो बेटा हम जो है वो आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और ये नॉर्मली चैप्टर नंबर इसको 9 बोलते हैं क्योंकि सीरीज ऐसी चल रही है 9 से 10th की तरफ। तो बेसिकली जो रिटन चैप्टर है वो 9 है लेकिन 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए इसमें कंटेंट्स क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं इसके कंटेंट्स। हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस लॉ ऑफ मास एक्शन और एंड पर हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। बेटा ये वो टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड देखिए, दैट इज अबाउट रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपके सामने हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बेटा, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा। इसमें जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है और जो वाटर है इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। इन दोनों को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, हम एक एरो से सेपरेट करते हैं। जो एरो की टेल की तरफ स्पीशीज है उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो एरो के हेड के आगे स्पीशीज है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्टेंट करती हैं और उसके नतीजे में जो बनती है चीज उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिएक्शन बेसिकली दो टाइप्स के हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इरिवर्सिबल मीन यानी रिवर्स डायरेक्शन में ना जाने वाला। तो जो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब उसको हीट किया जाता है इन अ ओपन कंटेनर, किसी भी ओपन फ्लास्क में जब इसको हीट करेंगे तो ये डीकंपोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिबरेट हो जाती है, इवॉल्व होती है। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर इवॉल्व हो रही है और ये फ्लास्क से बाहर निकल रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो दोबारा मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाते। इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखें, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो दो डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, यानी फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 विल फॉर्म 2HI। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाते हैं HI, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा थोड़ी देर बाद जो प्रोडक्ट होता है वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में डीकंपोज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड में भी होता है और रिवर्स में भी होता है। इस तरह के रिएक्शन को बेटा कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिएगा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम दो एरो से ज़ाहिर करते हैं, एक एरो फॉरवर्ड की तरफ और दूसरा एरो रिवर्स की तरफ। जो फॉरवर्ड का एरो है वो ये शो करता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो रिवर्स एरो वो शो करता है कि प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इन अ क्लोज कंटेनर, कंटेनर बंद होगा, फ्लास्क बंद होगी। पीछे मैंने पढ़ा था कि फ्लास्क ओपन है।
अगर फ्लास्क ओपन है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के दोबारा से मिलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, जिससे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दें, इफ यू क्लोज दिस फ्लास्क, और इसके अंदर आपने रखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप हीट कर रहे हैं, तो इसको हीट करने से क्या होगा, यहां पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर बेटा कंटेनर ऊपर से क्लोज है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्शियम ऑक्साइड से मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिलकर क्या बनाना शुरू कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो आपका रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर होता है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। इस तरह के रिएक्शन को नाम दिया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। दो मिसालें आपके सामने, एक है हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो HI बनता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कैल्शियम कार्बोनेट की जो डीकंपोजिशन है बंद वेसल के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर, क्लोज फ्लास्क के अंदर, वो भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाते हैं 2HI। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी रफ्तार तेज होती है, यानी जो रिएक्टेंट है वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे बेटा वक्त गुजरता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट स्लो होता है और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। ये जो बेटा रेट है, ये जो नीचे आ रहा है ये RF है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या है, RR है, यानी रिवर्स का रेट है। एक वक्त आएगा कि जब दोनों रेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों रेट आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस तरह की कंडीशन को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पर देखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस वक्त कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा, अपरेंटली प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वापस उतना ही जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह दोनों रेट बराबर हो जाते हैं और नेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी होती है, 0। तो इस स्टेज पर आकर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट पर बराबर हो जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। आपके सामने लिखा हुआ है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन पे देखिए, इट इज अ रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। और रिवर्स में क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके दोबारा क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट से राइट तरफ जाता है। जैसे देखें H2 प्लस I2 फॉरवर्ड रिएक्शन 2HI, तो ये बेटा लेफ्ट है, ये राइट है, सो लेफ्ट से राइट तरफ जाएगा तो कौन सा कहलाएगा, फॉरवर्ड। दूसरा है रिवर्स, क्या करते हैं जी, ये राइट टू लेफ्ट की तरफ, यानी HI मिलकर दोबारा H2 और I2 बनाते हैं, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो दैट्स वी कॉल दैट कि जो ये रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट देखिए, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है और जो रेट ऑफ रिवर्स है वो स्लो होता है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होता है और रेट ऑफ रिवर्स फास्ट होता है, हत्ता कि इन दोनों के रेट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। उसको कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड का वो स्टार्ट में क्या होता है, फास्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देता है। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्टार्ट में क्या होता है, ये स्टार्ट में बेटा स्लो होता है और ये स्पीड अप करता है ग्रेजुअली और अल्टीमेटली दोनों जो रेट्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं और उस स्टेट को कहा जाता है स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। पहली प्रॉपर्टी है कि इट कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट वाली। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की जो डीकंपोजिशन है अगर आप क्लोज कंटेनर में करवाएंगे, अगर आप उसको क्लोज कंटेनर में करवाएंगे तो फिर ही आपका इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप उसको आप क्लोज कंटेनर में नहीं करवाएंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है कि जो प्रोडक्ट बना है अगर वो गैस है
तो वो एस्केप कर जाएगी कंटेनर में से, बाहर निकल जाएगी। जब बाहर निकल जाएगी तो दोबारा उसको प्रोडक्ट से मिलकर रिएक्टेंट बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम अगर वो दोबारा रिवर्स में नहीं जाएगा तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो आपने जो रिएक्शन करवाना है वो क्लोज कंटेनर में करवाना है, ताकि रिएक्टेंट जो बन रहे हैं वो उस कंटेनर से बाहर ना जा सके। दूसरा देखिए, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन रुकता नहीं है, यानी फॉरवर्ड में भी हो रहा है और रिवर्स में भी हो रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम जब अचीव कर लेते हैं तो फिर जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनना है या जो रिएक्टेंट की मिकदार है मिक्सचर के अंदर वो कांस्टेंट है, ना ही रिएक्टेंट की मिकदार चेंज होती है ना ही प्रोडक्ट की। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम, ये भी सेम रहती हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, ये किसी भी रास्ते से हासिल की जा सकती है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HI। तो अगर आप H2 और I2 को एज ए रिएक्टेंट ले लें तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा वो वही आएगा अगर आप इसको एज ए रिएक्टेंट ले लें। ये इसको अगर एज ए रिएक्टेंट लेंगे तो क्या होगा, 2HI विल गिव अस H2 प्लस I2। इन दोनों रिएक्शन के अंदर चाहे आप प्रोडक्ट को एज ए रिएक्टेंट ले लें चाहे इसको उधर ले लें, जिससे मर्जी स्टार्ट कर लें, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों केसेस में एक जैसा आएगा। यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये राइट साइड से स्टार्ट करके भी लिया जा सकता है और ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, एट इक्विलिब्रियम state can be distinguished, disturbed and again achieved under the given condition। जो इक्विलिब्रियम है बेटा उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन सिस्टम जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। ये कुछ बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था CM गुलबर्ग और एक का नाम था P वाग। 1869, डेट को भी याद कर लीजिए और साइंटिस्ट के नेम को भी याद कर लीजिए, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस ईयर में प्रपोज किया गया और लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किन साइंटिस्ट ने किया था। बेटा ये जो P वाग और CM गुलबर्ग थे, इन्होंने 1869 में एक लॉ पेश किया था, दैट वाज नेम्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ के मुताबिक जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव में, यानी रिएक्टेंट का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। पहले आप देख लें कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का वो मास है जो किसी रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2, मैं वही एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूं, प्लस I2 विल गिव अस 2HI। अब इसमें जो HI और I2 है ये रिएक्टेंट है, H2 और I2 जो है ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो बिलफर्ज हमने यहां पर आयोडीन के लिए 10 ग्राम, अब 10 ग्राम रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, असल जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो है 6 ग्राम, बाकी 4 ग्राम जो ऐसा है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो जो 6 ग्राम होगा दैट वुड कॉल्ड एक्टिव मास, यानी जो मास एक्चुअली इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्टिव मास। और जो मास जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा उसको हम एक्टिव मास नहीं कहेंगे। दूसरी बात, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आपने एक्टिव मास को लिखना है तो आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। जैसे अगर मैं लिखूं H2 इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक्टिव मास है किसका, हाइड्रोजन का। इसी तरह अगर मैं आयोडीन के गिर्द बेटा स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं तो इसका मतलब है ये एक्टिव मास किसका है, आयोडीन का है। और तीसरा पॉइंट, जो एक्टिव मास है उसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ एक्टिव मास। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट क्या है एक्टिव मास का, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक्टिव मास होता क्या है, और कौन से साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया था और किस ईयर में प्रपोज किया था। तो ये सारी चीजें जो है वो एमसीक्यूज के अंदर यूज हो सकती हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फर्ज किया हमारे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन A + B will give us
डी सी प्लस डी, ये जो डबल एरो है शो कर रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी ए और बी जब मिलकर सी और डी बनाते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इसका रेट कहलाता है आर एफ। आर एफ का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब सी और डी मिलकर दोबारा ए और बी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आर आर, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन को देखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी क्या है, रिएक्टेंट हैं। तो जो आर एफ है दैट वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी। बेटा अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वल का निशान लगाएंगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएंगे, कांस्टेंट के एफ। के एफ कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा इक्वेशन क्या बन गई, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी। इसी तरह बेटा अगर आप रिवर्स रिएक्शन को देखें तो रिवर्स डायरेक्शन में जो आर आर है, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्टली रिलेटेड है सी के और डी के, सी मल्टीप्लाइड बाय डी। अगर आप बेटा यहां से इक्वल का निशान, इक्वल का जो साइन है वो खत्म करके कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे बेटा के आर। के आर कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन, के आर इसको बोलते हैं। तो आर एफ आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी, सी इंटू डी। बेटा जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी आर एफ और आर आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आर एफ क्या है बेटा, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी, और आर आर क्या है, आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी। तो ये दोनों की आप वैल्यूज पुट कर दें, के आर एफ की जगह पे आर एफ की वैल्यू और के आर आर की जगह पे आर आर की वैल्यू। ये बेटा आर आर की वैल्यू है और ये है आर एफ की वैल्यू। बेटा यहां पर क्या करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेशन को एक साइड पे ले जाएं और जो आपके कांस्टेंट है उसको आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो ये बेटा बन जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। दोनों की जो रेशियो क्या कहलाती है, के सी। तो बेटा यहां से के सी किसके बराबर आ गया, सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। यहां से बेटा इसको एक स्टेप और देख लें कि इसको अगर हम देखेंगे तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी, यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ओवर ए इंटू बी, ए इंटू बी। यानी ये जो ए बी है ये इक्वेशन के इधर आकर डिवाइड हो गया और जो के आर है वो इधर आकर के एफ से डिवाइड हो गया। बेटा यहां पर जो के एफ ओवर के आर है दैट इज इक्वल टू के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो बेटा अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे के सी से तो के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी, यानी सी इंटू डी क्या है, प्रोडक्ट्स, और ए इंटू बी क्या है, रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली जो के सी है दैट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स टेकन एट इक्विलिब्रियम। अगर आप ये रेशो इक्विलिब्रियम पर लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, के सी कहते हैं। तो बेटा अगर रिएक्शन आपका कुछ इस तरह है कि a इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू डी इंटू डी, ये जो मैंने स्मॉल लेटर यूज किए हैं ये वो लेटर्स हैं जो हम बाज दफा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर बैलेंस करने वाले कोएफिशिएंट मौजूद हैं तो आप क्या करेंगे, रेट इक्वेशन को उसकी पावर बना देंगे। जैसे देखें ए के साथ स्मॉल ए लगा हुआ है तो हमने उसको उसकी पावर बना दिया, बी जो है ये कोएफिशिएंट बी का है तो इसको हमने एड इक्वेशन में इसकी पावर बना दिया, स्मॉल सी जो है वो सी का कोएफिशिएंट है इसको हमने इसका पावर बना दिया, इस तरह स्मॉल डी है इसको हमने डी की पावर बना दिया। तो बेटा इस तरह आप किसी भी रिएक्शन का जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे फिर देख लें, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और जो उनके साथ कोएफिशिएंट लगे हुए हैं उनको आपने पावर बना देना है। इसी तरह नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो साथ में कोएफिशिएंट लगे हुए हैं उनको आपने इनकी पावर बना देना है। तो इस तरह आपका क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहीं से बेटा हमारी अगली बात शुरू होगी कि के सी क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट को ऊपर रखें, रिएक्टेंट को नीचे रखें, दोनों की जो रेशियो होगी इक्विलिब्रियम पर वो क्या बन जाएगी, Kc बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 विल गिव अस 2NH3। बेटा ये अमोनिया की सिंथेसिस है और इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। ये अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जो अमोनिया की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उसका नाम है हैबर प्रोसेस। तो बेटा हैबर प्रोसेस के अंदर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर बेटा आपने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Kc = प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट है अमोनिया, तो हमने अमोनिया को ऊपर लिख लिया और 2 इसके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो हमने इसकी पावर बना दिया है, देखें। इसी तरह जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन उसको नीचे लिख लिया, अब इसका जो कोएफिशिएंट वो 1 है, 1 को हम वहां पे मेंशन नहीं करते। इसी तरह हाइड्रोजन है उसको हमने नीचे लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हमने इसकी क्या बना दिया, पावर बना दिया। तो Kc = अमोनिया की पावर 2 ओवर नाइट्रोजन की पावर 1 एंड हाइड्रोजन की पावर 3। ये क्या बन गया इसका Kc। बेटा अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसका यूनिट निकालने का। बेटा यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है कि Kc का यूनिट बराबर होता है मोल पर dm³ इसकी पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या है, डेल्टा n इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दें तो वो डेल्टा n आ जाएगा। यानी डेल्टा n जो है दैट इज इक्वल टू Np माइनस Nr। Np क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस Nr क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी डेल्टा n = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बेटा अगर आप इस रिएक्शन के लिए जो कि अमोनिया का रिएक्शन है इसके लिए अगर आप निकालना चाहते हैं यूनिट तो कैसे निकालेंगे, इस तरह दोबारा देखिए इस रिएक्शन को। इसमें देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं अमोनिया के और हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये देखिए नाइट्रोजन के साथ 1 लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने मोल्स हो गए रिएक्टेंट के, 4। तो इधर 2 हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 2। तो क्या करेंगे, डेल्टा n कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के कितने हैं, 4। माइनस करें आंसर कितना आ गया, -2। बेटा Kc अगर आपने यूनिट निकालना है तो मोल पर dm³ की पावर लगा देंगे डेल्टा n। डेल्टा n कितना आया, -2। तो इसको सॉल्व करें, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इसलिए dm + 6 लगा दिया। तो -2 जब मोल से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर होगा तो मोल -2 हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या आ गया, dm + 6 मोल -2। बेटा यहां पर याद रखिएगा कि जो किसी भी रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तमाम रिएक्शन का जो Kc यूनिट है वो सेम नहीं होता, क्योंकि तमाम रिएक्शन के लिए चूंकि Kc सेम नहीं है इसलिए उनका यूनिट भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम देखते हैं कि Kc के जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस है जो Kc है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। अब यहां पर आपको एक नजर आ रही चीज वो है QC। QC कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। QC इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या है, रिएक्शन कोशेंट जो है ये रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी टाइम। किसी भी वक्त अगर आप उसकी रेशो ले लेंगे तो वो बन जाएगा QC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, QC। लेकिन अगर आप यही रेशो इक्विलिब्रियम पर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, Kc। तो QC और Kc की वैल्यू से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जा रहा है कि रिवर्स में जा रहा है। देखें अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर है QC से, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन QC तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हम करते क्या हैं, हम रिएक्शन में से थोड़ी सी अमाउंट मिक्सचर की निकाल लेते हैं और मालूम करते हैं कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, रिएक्टेंट की कितनी है। जब उसकी रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, QC। फिर हम लिटरेचर में देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो उसको से कंपेयर करते हैं। तो अगर QC की वैल्यू Kc से कम है अभी तो इट मींस कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड में जा रहा है, अभी इसने इक्विलिब्रियम अचीव करना है। अगर बेटा Kc QC से बड़ा है तो क्या मतलब है इसका, कि रिएक्शन गुजर गया है, गाड़ी आगे निकल गई है, ठीक है। यानी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो गुजर चुका है, आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया है, अब रिएक्शन वापस आ रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स में, क्योंकि इक्विलिब्रियम आगे गुजर चुका है ना, तो अब उसने वापस आना है। तो जब वापस आएगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन। बेटा अगर के सी और क्यू सी अगर दोनों बेटा बराबर हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। इस तरह बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप with the help of Kc and Qc you can find the direction of reaction, क्या आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में है, वो रिवर्स में है, या वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ Kc। Kc की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, व्हाट इज द एफिशिएंसी से मुराद ये है कि उस रिएक्शन के अंदर कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है तो इट मींस कि रिएक्शन इज वेरी एफिशिएंट, और रिएक्शन में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हैं, और आपका जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो CO2 बनता है। इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो है 2.2 10⁻22। इतनी लार्ज वैल्यू ये शो करती है कि आपके मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, और आपका रिएक्शन बहुत एफिशिएंट है और आपका रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इट मींस कि प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स आर वेरी लेस, प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्शन आपका एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। जैसे देखिए जो नाइट्रोजन है ये डीकंपोज होती है इनटू N2 एंड H2। इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁹। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc विच शोज दैट कि आपका रिएक्शन जो है वो एफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहे। और अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है तो इट मींस कि रिएक्शन आपका मॉडरेटली एफिशिएंट है, रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है। जैसा कि N2O4 है, अगर ये डीकंपोज होता है NO2 में तो Kc की वैल्यू होगी 0.211, जो कि मॉडरेट वैल्यू है, विच शोज दैट कि आपके मिक्सचर के अंदर जो है वो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो अमाउंट्स है वो तकरीबन बराबर मौजूद हैं, यानी कि ना ज्यादा रिएक्टेंट है ना ही ज्यादा प्रोडक्ट, दोनों इक्वल तकरीबन मिकदार में मौजूद हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। इससे जो है वो मुझे आइडिया होता है कि आपने रिएक्शन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। बेटा फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया MK प्रिपरेशन के नाम से तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल से ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो मुल्क के किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो, FPSC हो, PPSC हो, उसके अलावा SPSC हो, KPSC हो, और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी हो, उनके थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं उनकी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है वो प्रमोशनल वीडियोस भी नज़र आएंगी, आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नज़र आएंगे जो आपके नॉलेज में बेइंतहा इजाफा करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए।